अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आज दूसरा दिन है। हमारे इमरान खान जेल की ज़मीन पे सो रहे हैं। उनको जेल में सी क्लास दी गई है और सी क्लास का मतलब ये है कि एक गद्दा दिया गया है जिस पर उसको सोना पड़ेगा, मेला गद्दा। और औकात तो इसको अब याद आ जाएगी। इसकी वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए वकील इससे पेपर साइन कराने गया तो वकील को मिलने नहीं दिया गया। जेल अथॉरिटीज़ का कहना यह था कि कोई मजाक थोड़ी है, आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, कल भी संडे है, अब मंडे को आना। और वकील कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द साइन करवा के कोई ऐसा जज पकड़ें जो इमरान खान का चमचा हो और स्टे ऑर्डर ले लें और इसको ज़मानत पे बाहर निकाला जा सके। लेकिन यह है कि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं गिरफ्तार हुआ। ये आपको पता ही है कि ये बड़ी अरसे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी कोशिश थी इसको पकड़ने की, और आखिरकार ये हाथ आया है। तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर इसको कोई अदालत स्टे ऑर्डर दे देती है तो आजकल इन्होंने क्या किया हुआ है कि पीटीआई के जितने भी लोग गिरफ्तार हैं ना, शहरियार आफरीदी हुए या डॉक्टर यास्मीन राशिदा हुई, जितने भी गिरफ्तार लोग हैं ना, ये जब छूटते हैं ना तो जैसे ही जेल के बाहर कदम रखते हैं तो पुलिस खड़ी होती है, इनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इमरान खान के लिए इन्होंने इतने सारे केस इसीलिए तो बना के रखे हैं। तो अभी एक केस से निकल के दूसरे केस, अब इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और मैं इमरान खान के ऊपर कल डिटेल में बात कर चुका हूँ। अब कल मंडे को देखते हैं कि क्या होता है, तो उसके बाद आपके सामने चीज़ें रखूँगा कि इमरान खान के हवाले से क्या सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊँगा। जावेद शेख को आप जानते होंगे, ये भारत की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में टॉप पे रहे हैं। ये एक घटिया इंसान है। इसने अभी इंटरव्यू एक दिया मॉर्निंग शो में, उसमें इसने कहा कि मेरी जो पहली बीवी जीनत मंगी के साथ जो तलाक हुई थी ना, वो मेरे लिए, मैं उस पर अफसोस करता हूँ और मुझे वो तलाक नहीं होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। उससे मेरे 2 बच्चे हैं, मोमल शेख और शहजाद शेख, और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि वो तलाक ना होती तो अच्छा था। तो मैं ज़रा इसके बारे में आपको कुछ बताऊँ कि मैं जब सऊदी अरब से वापस आया था 87 में, और फिर 1 साल के बाद दुबई चला गया था 88 में। तो उस दौरान ज़ाहिर है कराची में कुछ ना कुछ तो करना था, फारिग तो ज़िंदगी में कभी बैठे नहीं, तो जॉब करता था मैं। तो मैं सिटी स्कूल, एक बहुत हाई लेवल का प्राइवेट स्कूल है जिसकी फ़ीस मिडिल क्लास वाले भी नहीं भर सकते, तो मैं सिटी स्कूल में काम करता था, जिसकी कराची में मेरा ख्याल है कोई 25 ब्रांचें थीं। तो गुलशन इकबाल में उनकी जो ब्रांच थी उसका मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इंचार्ज बनाया हुआ था। तो वहाँ पे मेरा काम, मैं हेड मिस्ट्रेस की ऑफिस, हमारा एक ही कमरा था, हेड मिस्ट्रेस का टेबल होता था, मेरा टेबल होता था, और मेरे काम थे सारे एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स के इश्यूज़, स्कूल की मेंटेनेंस, स्कूल का सारा हिसाब किताब, और फीस बैंक में जमा होती थी, लेकिन बैंक से जमा करा के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रसीद की कॉपी मुझे दें, तो मैं फिर उसको फाइल में मेंटेन करता था, और जिसकी फ़ीस नहीं आती थी उनको फिर मैं लेटर लिखता था, ये वो। तो एक दिन मेरे पास ये जावेद शेख, जिस बीवी की तलाक की बात करते हैं, जीनत मंगी, वो मेरे पास आई और इन्होंने तारुफ कराया कि मैं मिसेस जावेद शेख हूँ, मैं जीनत मंगी। मैं कहा बैठिए। तो बोले वो मेरे 2 बच्चे इधर स्कूल में पढ़ते हैं, शहजाद शेख और मोमल शेख। अच्छा ठीक है, बताइए। तो बोली मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैंने कहा क्या? बोली वो मुझे लेटर चाहिए कि मैंने फ़ीस नहीं भरी 3 महीने से। तो मैंने फ़ाइल निकाली, मैंने कहा आपने तो फ़ीस भरी हुई है, आपकी तो अपडेट फ़ीस है। कहती हैं अपडेट है, लेकिन वो सलमा आगा के साथ शादी करके लाहौर में बैठा हुआ है।
और अय्याशियाँ कर रहा है और मेरी वजह से आज ये एक्टर बना है। कहती है मैं मॉडल थी और उस ज़माने में मैं मॉडल थी जब किसी को 1000 रुपये की वो नहीं मिलती थी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लक्स साबुन वालों ने 5000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैं टॉप की मॉडल थी पाकिस्तान की। ऐसे में जावेद मेरे साथ चक्कर चलाया और हमने शादी कर ली। तो मैं तो घर में बैठ गई, वो मेरे ज़रिए एक्टिंग फील्ड में आया और उसको चांसेस मिले, मेरे कॉन्टेक्ट थे। मैं मंगी ख़ानदान की हूँ, हमारे जागीरदार ख़ानदान है सिंध के अंदर और मैं जीनत मंगी हूँ और ये वो। मैं अच्छा। कहती है मैं गई लाहौर कि तुम बच्चों का ख़र्चा नहीं दे रहे। तो कहती है दोनों सलमा आगा बैठी हुई थी सोफ़े पे, ये बैठा हुआ था सोफ़े पे और मुझे सलमा आगा ने कहा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर और नेवर कम बैक एंड दिस एंड दैट, और जावेद शेख ने मुझे गालियां दे के उधर से निकाल दिया। तो कहती है मैं अदालत में केस करना चाह रही हूँ कि ये बच्चों के खर्चा नहीं देता हो, तो मेरे पास पैसे तो हैं, मुझे पैसे की कमी नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कैसे छोड़ दूँ, तो आप मुझे लेटर बना के दें। ये इतना घटिया इंसान है। आज अफसोस कर रहा है, जब आदमी का वक्त होता है ना तो आदमी को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो उसका दिमाग सातवें आसमान पे होता है। हालांकि वक्त इसका अब भी अच्छा है, अब इसका बेटा आ गया एक्टिंग में। इसके बेटे को देख के मुझे इतना अफसोस होता था, मैं देखता था क्लास 1 में था, छोटा सा बच्चा था। तो जब रेसेस होती थी ना, इंटरवल जिसमें बच्चे खेलते थे बाहर, तो ये कोने पे पत्थर पे बैठा होता था, अपना लंच बॉक्स निकाल के खाना वाना खाता था और कोई इसके साथ खेलता नहीं था, ये किसी के साथ खेलता नहीं था। बड़ा सेंसिटिव बच्चा था, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। तो खैर ये एक ऐसी ज़मीनी बात थी, तो मैंने आपके सामने रखी। अजीज़ दोस्तों, इसराइल सितंबर 2023 में ख़त्म हो जाएगा। सितंबर 2023 को इसराइल ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे भाई साहब ने कहा है। अब ये है कि आप लोग इसको सीरियसली लें, इसराइल वाले ख़ास तौर पे इसको सीरियसली लें। इसराइल सफ़े हस्ती से ख़त्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को हमने ट्रैक पे डाल दिया। ये जब 16 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर 178 रुपये का था, आज तकरीबन 300 रुपये पे है। 1000 अरब रुपया, 1000 अरब रुपया यानी 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स नए लगाए, नए टैक्स। ऑलरेडी जो थे सो थे। पेट्रोल 150 का था, 273 पे आ गया। आटे का थैला 1300 का था, 3300 का आ गया। बिजली का 1 यूनिट 16 रुपये का था, 50 रुपये पे आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि वो पेट्रोल जो उस वक्त 16 महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट में $117 फी बैरल था, तो पाकिस्तान में 150 का था लीटर, और अब इंटरनेशनल मार्केट में $80 पर बैरल है, तो 273 रुपया फी लीटर। 20 रुपया एक दिन में पेट्रोल का भाव शहबाज शरीफ ने बढ़ाया। और डायलॉग बाजी इनकी देखें कि कहता है कि मैं जब समरी पे साइन कर रहा था तो मेरे आंसू निकल गए थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह मैं गरीब आदमी, मेरी गरीब अवाम इसको बर्दाश्त करेगी। पिछली बार जब 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था तो मरियम ने कहा था कि नवाज शरीफ ने लंदन में खाना खाना छोड़ दिया है, उनको इतना गम लगा है। तो अब 20 रुपये बढ़ाया है तो हो सकता है नवाज शरीफ खुदकुशी कर ले। ये ट्रैक पे डाला है इन्होंने। पाकिस्तान के जो सैलरी क्लास है ना, जिनको सैलरी मिलती है, जो वर्कर हैं, उनसे टैक्स लेना आसान है, क्योंकि डायरेक्ट सैलरी में से कट कर ली जाती है। पाकिस्तान की सैलरीड क्लास की
264 बिलियन रुपए का टैक्स आया है पिछले एक साल में, जून 2022 से जून 2023 तक। एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैनों से बढ़ के, क्योंकि बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर, ये सब तो एलिट क्लास है ना, ये लोग तो कुछ देते ही नहीं। कराची, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, कराची में 200 छोटी बड़ी मार्केटें हैं। एक मार्केट है लियाकताबाद, कराची की सबसे बड़ी मार्केट नहीं है। लियाकताबाद की मार्केट एक अच्छी खासी मार्केट है, इससे बड़ी बड़ी मार्केटें हैं कराची में। सदर कराची बहुत बड़ा बाजार है, तारिक रोड वगैरह वगैरह। लियाकताबाद के बाजार का टैक्स पूरे लाहौर शहर के टैक्स से ज्यादा है। मैं बार बार जब कहता हूं तो मुझे मेरे पंजाबी दोस्त नाराज होते हैं कि आपके अंदर पंजाबियों से नफरत है, लाहौर से आप जलते हैं। जलते नहीं हैं, हमें गुस्सा आता है कि हमारे पैसे पे तुम्हारा शहर तरक्की कर रहा है। लूट मार कर रहे हो तुम लोग, चोरी के पैसे पे चोर हो साले तुम लोग। मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं, देख लो, ये टीवी की रिपोर्ट है, झुटला सकते हो तो झुटलाओ। कराची की एक छोटी सी लियाकताबाद मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर के टैक्स से ज्यादा है। कैसे लाहौर तरक्की कर सकता है भाई, और कराची नहीं कर सकता? ये सीधा सीधा डाकू हो तुम लोग। अपनी आर्मी, पंजाबी कुत्ता आर्मी से के जरिए हमें लूट रहे हो तुम लोग, सिंध और बलोचिस्तान को। अगर गैरतमंद होते तो तुम लोग शर्म से डूब मर जाते। हलाल हराम की बात करते हो तुम लोग, तो हराम पे ही पलते हो साले, हो ही हरामी सारे। मैं तो खुल के कह रहा हूं, जिस पंजाबी को बुरा लगता है लगे, बात सच्ची है सो है। तुम लोग देते तो हो नहीं कुछ पूरे मुल्क को, लेते हो, लूट मार कर रहे हो। जो कराची पूरे पंजाब को पाल रहा है, तुम लोग हराम के पैसे पे पल रहे हो, क्योंकि हमारा पैसा हलाल का है जो तुम लूट के ले जा रहे हो अपनी इस बदमाश आर्मी की वजह के जरिए से। तो हराम खोर हो तुम लोग। हलाल का तो तुम सोचो भी नहीं कि तुम लोग हलाल खा रहे हो। तुम जिस सड़क पर चलते हो, एक एक कदम हराम का है तुम लोगों का। कमाते नहीं हो तुम लोग, लूटते हो। अजीज दोस्तों, गंदुम का पहला कंसाइनमेंट आ गया रशिया से। 92 रुपए पर केजी फ्लोर मिलों को बेचा गया। 1000 टन का ये कंसाइनमेंट आया है, जो $280, $279.50 पर मैट्रिक टन खरीदा गया। अभी पेट्रोल का एक कंसाइनमेंट आया था रशिया से, तो शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन हमें खुशखबरियां सुना रही थी कि अब पेट्रोल तो सस्ता हो जाएगा। हमने सस्ता पेट्रोल खरीदा है रशिया से, 20 रुपये एक दिन में बढ़ा दिया, आगे बढ़ा रहा है वापस। आगे पेट्रोल की कीमत अगस्त में 22 रुपया और बढ़ने वाली है, समरी तैयार हो रही है। ये पेट्रोल को आसमान पे लेके जाएंगे, इतना बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने इनको डंडा किया हुआ है। मुफ्त का पेट्रोल जो है ना, वो नहीं खत्म कर रहे। 90,000 सरकारी गाड़ियां हैं, 90,000, 220 अरब रुपए का पेट्रोल और 550 अरब रुपए की फ्री इलेक्ट्रिसिटी अपने ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस और जनरलों को दी जा रही है। तो पेट्रोल तो आम आदमी से ही तेल निकालेंगे। ये बिजली में भी आम आदमी से ही तेल निकाल रहे हैं। अब ये गंदम मंगवाइए, लोग परेशान हो रहे हैं कि रशिया का पेट्रोल आया तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो अब गंदम का पता नहीं क्या होगा। वो कंट्री जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती थी, वो कंट्री कैसे गंदम मंगवाने पे मजबूर हुआ है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का एक हल है, वो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये जमात इस्लामी के नहीं है, ये
हाँ, जमात इस्लामी के हैं प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान। इन्होंने अभी बताया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। ये डिफॉल्ट किस जानवर का नाम है? डिफॉल्ट किसे कहते हैं? डिफॉल्ट के मानी ये हैं कि अगर ये ऐलान हो गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, इसको फिर कोई कर्जा नहीं देगा। मैं जहां तक समझा हूं कि डिफॉल्ट के मानी ये होंगे कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं देगा, और मैं इसको इस मुल्क के खिलाफ नहीं समझता, इसके हक में समझता। अगर ये ऐलान हो गया और ये ऐलान नहीं होगा, ये ना IMF करेगा, ना वर्ल्ड बैंक करेगा, और ना अमेरिका करेगा, और ना यूरोप करेगा, वो नहीं करेंगे। वो हमें तरसा तरसा कर मारना चाहते हैं। वो यूं ही चंद अरब डॉलर देते रहेंगे कि हमारे हुक्मरानों की इश्शत का निज़ाम चलता रहे, और अगर डिफॉल्ट हो गया तो हुक्मरानों की इसकी इज्जत सबसे बढ़कर हुक्मरानों पे पड़ेगी। आवाम तो उस वक्त वो सुकून का सांस लेंगे कि अगर हम डिफॉल्ट हो गए, ये पाकिस्तान की तरक्की का पहला दिन, हम खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ेंगे। हम इस तरफ बढ़ेंगे कि जो वसाइल हमारे हैं उन्हीं वसाइल पे हमारा इंतजाम। और हकीकत ये है कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है। इस वक्त भी वसाइल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। हुक्मरानों, जर्नेलों, जजों, सरमाएदारों, उनके अकाउंट में जा रहे हैं, और ये सिलसिला अगर रुक गया, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। लेकिन हमारे हुक्मरान भी और बैरूनी ताकतें भी, उनके आका भी, वो ये काम नहीं कर रहे कि हम इसके अहल हो जाएं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और हम चल। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा ना, तो इन एलिट क्लास का तो कुछ नहीं होगा। भाई देखें, ये जो पाकिस्तान के माई बाप बने हुए हैं ना, ये पंजाबी जनरल हरामखोर, ये तो 3-6 साल अपने चीफ आर्मी स्टाफ बने रहते हैं, तब तक हम सबको सर्टिफिकेट देते हैं पैट्रियोटिज्म के, और हमें रास्ते बता रहे होते हैं मुल्क को हम तरक्की देंगे। इधर रिटायर हुए, इधर निकल लिए बाजवा की तरह, राइल शरीफ की तरह, कियानी की तरह, बाहर सेटअप बना लिया है ऑलरेडी। ये सारे जनरलों का ये हाल है, तो इनका कुछ नहीं होना। पॉलिटिशियंस के भी सबके महलात हैं, जरदारियों के, शरीफों के, इवन छोटे छोटे पॉलिटिशियन, MP, MNA, काउंसलर्स तक की बाहर की नेशनलिटियां और बाहर प्रॉपर्टियों के अंबार लगे हुए हैं। डिफ़ॉल्ट होने पे भी आम आदमी परेशान होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा होगा कि इससे ये मरी हुई कौम है ना, मुर्दार कौम, जो हर जुल्म पे चुपचाप बैठी हुई है, जो इमरान खान के लिए तो एक दिन के लिए निकले थे, आर्मी पे हमला किया, लेकिन इसके बाद जो इनका हाल हुआ, तो ये अब अगले 200 साल तक फिर नहीं उठेंगे। ये मुर्दार कौम है। जो ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान थे ना, ये एजेंट हैं। ये अंग्रेज़ों के कहने पे पाकिस्तान बनाने के लिए उठे थे, वरना अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए इनकी कोई आपको हिस्ट्री में इंडिया की नहीं मिलती मूवमेंट। भगत सिंह और दूसरे जो थे ना, जितने आपको नॉन मुस्लिम ही मिलेंगे, ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे शुरू से। इन्होंने कभी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई मूवमेंट नहीं चलाई। जब अंग्रेज़ों के एजेंट मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान वगैरह ने कहा कि चलो भाई अब हमें पाकिस्तान बनाना है, हिंदुस्तान तोड़ना है, तो ये निकल पड़े थे पाकिस्तान की मूवमेंट। उसमें भी वही इंडिया वाले मुसलमान निकले थे, आज का जो इंडिया है। ये सिंधी, बलोच, पख्तून कौन सा निकला था? कौन से पंजाब में मूवमेंट चली थी? अब पाकिस्तान बन गया तो ये आर्मी के एजेंट बन गए, बंगालियों के खिलाफ साजिशें करते थे। जो गिनती के बिहारी बांग्लादेश पहुंच गए थे, वो भी आर्मी की एजेंटगिरी करते थे, बंगालियों का जेनोसाइड करवा रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर पंजाबी आर्मी का सबसे बड़ा कोई टटपुंजिया है तो वो मुहाजिर है। ये देखें, ये एक अल्ताफ हुसैन के
चाहने वाले, अल्ताफ हुसैन के मेंबर, 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पे पुरजोश मनाने की तैयारी करने वाले उन लोगों पे ज़रूर नज़र रखना जो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। पूरा कराची आर्मी लूट के खा गई, पानी तक बेच रही है आर्मी, लेकिन ये नशइयों की तरह पड़े हुए हैं, उठते ही नहीं है। तो अजीज दोस्तों, डिफॉल्ट होगा, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, अफरा तफरी होगी, सिविल वार होगी फिर होपफुली, वरना इस मुर्दार कौम से अब मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। सिंधी अपने जागीरदार का गुलाम बना हुआ है, मुहाजिर अपनी फौज का गुलाम बना हुआ है, बलोच बेचारे थोड़े बहुत लड़ रहे हैं, पख्तून लड़ रहे हैं। तो होपफुली डिफॉल्ट होने से ये चीज़ हो। अजीज दोस्तों, एक झगड़ा आपके सामने रखना है। फवाद चौधरी ने एक अमरुल्लाह सालेह, जो एक्स अफगान फॉरेन मिनिस्टर थे अशरफ गनी की, उसमें उनको ताना मारा है कि तुम लोगों ने काबुल में खूब लूटमार मचाई, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर तुम लोग वार ऑन टेरर के नाम पे लूटते रहे, वेस्ट को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इंडिया की मदद से सिर्फ टेररिस्टों के सेल बनाते रहे, तहरीक के तालिबान पाकिस्तान, और दुनिया इसकी कीमत भर रही है, तुम्हारी लालच की कीमत भर रही है। तुमको अफगानिस्तान और पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए जो तुमने डर्टी गेम काबुल में खेली। फिर उसका जवाब अमरुल्लाह सालेह ने दिया कि मिस्टर मिनिस्टर, मैं इस किस्म के डायलॉग बाजियों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें कोई हिस्ट्री का सबक दूँ कि पाकिस्तान है ना, हमेशा इंडिया की बराबरी की कोशिश करता रहा है और कोशिश करता है कि इंडिया जितनी इसको रेस्पेक्ट मिले और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का दर्जा मिले रीजन में, लेकिन तुम्हारा देश उसके बिल्कुल करीब भी नहीं है। तुम लोग लाइफ के किसी भी फील्ड में इंडिया के करीब भी नहीं हो, बल्कि तुम लोग 70s और थोड़ी हद तक 90s में भी कुछ हद तक बेहतर थे, लेकिन अब तो तुम लोग किसी काबिल नहीं हो। और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारा इमरान खान कहता है, तुम जिसके पहले मिनिस्टर रहे हो वो तुम्हें कहता है। पाकिस्तान को चाहिए कि आईने में अपनी शक्ल देखे। तुम जिस टीटीपी की बात करते हो ना, वो तुम लोगों की बनाई हुई है और आज वो तुम लोगों का बाजा बजा रही है। तुम्हारा जीएचक्यू है ना, उसने तालिबान बनाए थे और अफगानिस्तान पे कब्जे की कोशिश की थी। गलत कह रहा हूं क्या? ये शेमफुल बात है, तुमको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए। और याद रखना कि तुम्हारा हीरो है ना, जो जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने अफगान और पठानों को बेचा था, आफिया सिद्दीकी को बेचा था पैसे के लिए। सही है कि गलत है आफिया, वो मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन बेचा था मुशर्रफ ने। तुम लोगों की तो हिस्ट्री ही किसी काबिल नहीं है, और तुमने अपनी प्रॉक्सी को भेजा है काबुल पे कब्जा करने के लिए। उसका सबक अब तुम लोगों को मिल रहा है। और ये चीज़ आप याद रखें कि इमरान खान रोज़ आपको बता रहा है कि आपके अपने मुल्क में आपकी अपनी औरतों को, पीटीआई की औरतों को उठाया जा रहा है, चादर और पर्दे की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? शर्म करो तुम। और जनरल बाजवा, वो फिर लंबी चौड़ी है। अजीज़ दोस्तों, इसने जो बात की थी ना कि जनरल मुशर्रफ ने डॉलरों के लिए पठानों को बेचा था, ये अभी अमेरिकन गवर्नमेंट के एक आदमी ने बात की है, सुने। And do you know where the majority of the prisoners in Guantanamo came from? Where do you reckon? Where were they? Where were they captured on the battlefield? What do you reckon? No, it was Karachi. Karachi, which I looked on the map. You know, you do that Google thing. It's exactly 1,000 kilometers from the battlefield in Afghanistan. And you know why they were captured in Karachi? That was your dear President Musharraf. And if you read his book In the Line of Fire, which I strongly advise you not to, it's a terribly boring book, but if you go to page 244, you'll see right there
that he boasts when he's criticized because he says people say he's not doing enough to support America. He says, how dare they say that? We have sold the majority of the prisoners in Guantanamo to the Americans for bounties, for money, which we, the government, have. तो अजीज दोस्तों, ये थी सारी कहानी। एंड पे आपके सामने छोटी सी नेशनल असेंबली के हवाले से एक चीज़ रखूँगा कि थर्सडे को नेशनल असेंबली में 29 बिल पास हुए। 29 बिल पास हुए। आप सोचें किस तरह पास हुए। रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है इस वक्त आर्मी की। GHQ में सारे बिल तैयार होते हैं और पार्लियामेंट में भेज दिए जाते हैं। बिल असेंबली में जब आता है ना कोई, तो सबके पास, हर मेंबर के पास एक कॉपी जाती है। वो इसको पढ़ता है और फिर इस पर किसी को तकरीर करनी है तो तकरीर करता है, अपने एतराज़ात आते हैं, सब कुछ है। किसी को कॉपी तक नहीं दी गई। वह एक बिल पेश हो रहा है, पास। दूसरा बिल पेश हो रहा है, पास। आप सोचें 29 बिल, अगर 6 घंटे की पार्लियामेंट की सेशन है, 1 घंटे में 5 बिल, 20 मिनट में तो वोटिंग नहीं हो पाती। वोटिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है, सारा कुछ होता है, बहस और दूसरी चीज़ें तो अलग। फिर फ्राइडे को 24 बिल पेश होते हैं, 24 के 24 पास हो रहे हैं। आर्मी एक नया गवर्निंग सिस्टम तैयार कर रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हो या ना हो, अगली सरकार टेक्नोक्रेट होगी कि इलेक्टेड होगी, वो हद से ज़्यादा रबर स्टैंप होगी, हद से ज़्यादा। भाई इजिप्ट में जनरल सी से एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करता है। नीचे सरकार सारी उसकी मातहत है, वो बताता है कि ये होगा, वो होता है। जनरल सीसी की अपनी एक आर्मी की कैबिनेट है, जैसे कोर कमांडर्स होते हैं ये, वो बैठ के हर चीज़ का फैसला करते हैं इजिप्ट में। यही पाकिस्तान में अब पावर आएगी, जो इवन बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को केयरटेकर बना दो। तो कोई भरोसा नहीं कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लाके बिठा दें और आर्मी इस बार भरपूर तरीके से खुल के रूल करेगी। और इसकी अप्रूवल इन्होंने अमेरिका से, सऊदीया से, इमारात से, चाइना से ले ली है भरपूर तरीके से। और चूंकि मार्शल लॉ नहीं होगा तो एम्बार्गो और अमेरिका थोड़ा शोर होगा, ये वो क्या होगा। किसको नहीं पता था, वेस्ट का मीडिया तक लिख रहा था कि इमरान खान को बाजवा लाया है जबरदस्ती। कुछ हुआ? यही इस बार होगा कि आर्मी इस बार ओपनली आ चुकी है। हर चीज में इस वक्त आसिम मुनीर खड़ा है, हर चीज में, हर मीटिंग में, हर कमेटी में, हर फैसले में, हर इनिशिएटिव में आसिम मुनीर आपको फ्रंट पे नजर आता है। ये इससे बढ़ेगा रोल, और आगे बढ़ेगा। और पार्लियामेंट से सारी पावर ले ली है ISI के लिए, आर्मी के लिए। इतना एम्पावर कर लिया अपने इंस्टीट्यूशन को, GHQ और ISI को, कि पाकिस्तान मिलिट्रिस्तान तो बन चुका है। अब लेट्स सी इंटरनेशनल डिज़ाइन में पाकिस्तान इस वक्त किस फ़ायदे में इनको नज़र आता है, जिससे पाकिस्तान सस्टेन कर जाए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच for all your support. Kindly keep supporting.